नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए बजट का। बजट वैसे केवल अर्थ तक सीमित नहीं है। अब इस युग में अर्थ हर क्षेत्र में परिणाम करता है और इसलिए अर्थ के इस विषय को हम समाज के विभिन्न अंगों के साथ जोड़कर आज के बिंदास में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे देश के सारे ही मीडिया में उद्योगपतियों को क्या चाहिए इस पर ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन आज के बिंदास में हम फोकस करेंगे। आज के बजट में आपको बोलने का मौका देंगे, इस देश के आम आदमी को बोलने का मौका देंगे। आपके घर से बैठकर आप फोन करके अपनी बात को सीधे लाइव कह पाएंगे। आज के शो में हमने राजनीतिक दल के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। हमने सैनिक की तरफ से बीडी मिश्रा जी को बुलाया है, जो पूर्व सैनिक है, और हमारे साथ आध्यात्मिक क्षेत्र से साध्वी देवा ठाकुर भी जुड़ी रहेंगी। ये दोनों प्रतिनिधियों के साथ हम सामाजिक बजट के तौर पर चर्चा करेंगे और आपके लिए आम व्यक्ति का बजट। पहले मुद्दे को देखते हैं। कल आम बजट लोकसभा में पेश होने वाला है। ऐसे में वित्त मंत्री के साथ पूरे देश की नजर बजट पर लगी हुई है। जहां वित्त मंत्री बजट पर जनता के नजरिए को जानने के लिए बेताब है, वहीं जनता वित्त मंत्री के पिटारे का इंतजार कर रही है। क्या देसी क्या विदेशी, हर तरह के निवेशक बजट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जी हां, सभी बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें लगाए हैं। ऐसे में देखना ये है कि विविधता वाले भारत में वित्त मंत्री कैसे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है। सरकार किसानों के लिए कैसी घोषणाएं करती है बजट में? क्या किसानों को डायरेक्ट उर्वरक सब्सिडी दी जाती है? क्या किसानों को सस्ते कर्ज की जरूरत नहीं है? वहीं मजदूर वर्ग अपने लिए कुछ सहूलियत देने की ओर देख रहा है। निवेशकों को इंतजार है सरकार की कर व्यवस्था और जीएसटी का। नौकरी पेशा और छोटा मोटा बिजनेसमैन अपने लिए इनकम टैक्स में छूट चाहता है। वैसे संभावना है इनकम टैक्स छूट की सीमा में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ लोग अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं। ऐसे में उनकी उम्मीदें इस पर टिकी हैं कि उन्हें हाउसिंग लोन पर टैक्स छूट मिले। भारत गांव का देश है। सरकार भी आए दिन गांव को नई नई योजना देने की बात करती है, लेकिन सवाल है क्या गांव को मिलने वाली सुविधाओं पर बजट कुछ प्रकाश डालेगा? गृहिणियों को अपना घर चलाना होता है। गृहिणी को उम्मीद होती है उसका महीने का बजट कैसे कम हो। इसके लिए गृहिणी चाहती है कि खाने पीने के घरेलू सामान और रोजमर्रा में प्रयोग होने वाले सामान सस्ते हो, खाद्य पदार्थ की महंगाई दर में कमी आए। वहीं रक्षा मंत्री और सेना की रक्षा बजट पर खास नजरें रहेंगी। वित्त मंत्री रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी करते हैं ये देखना होगा। आज परिस्थितियों को देखते हुए सेना के बजट में बढ़ोतरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी सेना को पुराने हथियारों के साथ साथ नए नए दुश्मनों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं। क्या वित्त मंत्री इन चुनौतियों पर खरे उतर पाएंगे, ये देखना होगा। तो अब हम आपके फोन ले सकते हैं और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे वीडियो के द्वारा स्काइप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको आपके घर से सीधे लाइव करेंगे। हमने देश के प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री को भी ये कहा है कि आप उद्योगपतियों को तो बहुत सुनते हैं, अब हिंदुस्तान की आम जनता क्या कह रही, आज के बिंदास से इसको भी सुने, लाइव या रिकॉर्डेड। आपकी बात प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी हैं, उनके पास चलते। मिश्रा जी, एक सैनिक के तौर पर आप इस बजट को क्या अपेक्षा में देखते हैं? जहां तक बजट का सवाल है, बजट का उद्देश्य यह होता है कि राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण हो, उत्पादन, हर क्षेत्र में उत्पादन की बढ़ोतरी हो और देश का चहुमुखी विकास हो। यह सब चीजें तभी पॉसिबल हैं जबकि देश की सुरक्षा मजबूत रहेगी, सुदृढ़ रहेगी और देश पर कोई बाहरी या कोई भीतरी ऐसा खतरा न हो जिससे कि यह चीजें या देश की व्यवस्था में कोई कमी आए। और अगर यह बात है तो हमारा खतरा जो विश्व में सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है जिसके सीमा पर दो ऐसे विरोधी हों जो भारत पर हमला कर चुके हों। चीन भारत पर हमला कर चुका है 1962 में और पाकिस्तान 4 बार हमला कर चुका है और दोनों ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं।
तो इस खतरे को देखते हुए भारत की सुरक्षा का जो बजट होगा उसका जो उसकी अहमियत है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत बढ़ जाती है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, विश्व में भारत 8वें नंबर पर आता है डिफेंस बजट में। सबसे ऊपर अमेरिका है जिसका 610 बिलियन डॉलर है, चाइना का 216 बिलियन डॉलर बजट है, रूस का 84.5 बिलियन डॉलर बजट है, सऊदी अरेबिया का 80.8 बिलियन डॉलर बजट है, जर्मनी का 62.3 बिलियन डॉलर है, यूके का 60.5 बिलियन डॉलर है, जर्मनी का 46.5 बिलियन डॉलर है और भारत का 44.4 बिलियन डॉलर है। हमारा 8वां देश है, हमारा देश 8वें नंबर पर आता है खर्चे में। लेकिन इस बजट में जो दिक्कत सबसे बड़ी है वो ये है कि जो बजट अलॉट होता है, मैं आर्मी की बात करता हूं, इसमें जो बजट अलॉट होता है वो आर्मी में पूरे बजट का आर्मी को 53% देते हैं। इस 53% में 80% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 20% जो बाकी बचता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें अभी डॉलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल दोनों बढ़ेगा क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई है और OROP का मामला आ गया है और इसी के साथ साथ और भी ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि बढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में कोई भी वेपन सिस्टम का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए और बजट जो सेना को भी replacement ज्यादा हुआ था, मिलना चाहिए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, साध्वी जी को पूछते। साध्वी जी, आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आप क्या इस बजट से उम्मीद रखती हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, एक तो जो सब्सिडी मुसलमानों को दी जाती है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो हमारे हिंदू धर्म के खाते से, मंदिरों से, हमारा जब उस धर्म से कुछ लेना देना नहीं है तो हिंदू धर्म सब्सिडी क्यों दी जाए उनको। चलिए, आपका ये मुद्दा है। कॉलर के पास भी चलते हैं, कॉलर भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। पहले मुझे ये पूछना है कि अभी जो बजट आने वाला, हर बजट में एक बात हर बार लोग कहते हैं कि हम जितने भी हाइपर टेंशन है और हाइपर टेंशन है, डायबिटीज की दवाइयां सस्ती कर दी जाएगी, और हर बार कहते हैं लेकिन ये दवाइयां हर बार रेट उसको ऊंची हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद सर, नमस्कार। बोलिए। आज जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर पिछले 5 वर्षों में जब हम देखते हैं तो लगभग 70,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है किसानों के लिए विशेष तौर पर इस बजट में ऐसा प्रावधान करे ताकि इस देश के अन्नदाता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है और हिंदुस्तान के लिए ये दुर्भाग्य का मुद्दा रहा है। जब आज़ाद हम हुए तब पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने उद्योग के क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया, कृषि के क्षेत्र को नहीं दिया, जबकि इस देश का ज़्यादातर व्यक्ति कृषि के साथ तब भी जुड़ा था, आज भी इतने सालों बाद जुड़ा है, लेकिन कृषि को उतना महत्व नहीं दिया। सुदर्शन ने तय किया है कि बजट का विश्लेषण जब होगा, जब बजट जेटली पेश करेंगे, उसके बाद हम किसानों को अपने स्टूडियो में बैठकर भी उसका विश्लेषण कराएंगे। हम सरकार ने आर्थिक सर्वे में क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं। हाउसिंग लोन पर आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.90 रखना मुमकिन। तेल की कम कीमतों के कारण महंगाई में तेज गति से इजाफे के आसार नहीं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4.5% से 5% तक रहने के आसार। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद 1% से 1.5% के बीच संभव। पूंजी कमाने से रुपए की कीमत गिरने दी जा सकती है, लेकिन चीन में मुद्रा अवमूल्यन को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत। कर की जद में और ज्यादा लोगों को लाया जाए। फिलहाल 5.5% लोग ही कर चुकाते हैं, इसे 20% ले जाना होगा।
कर छूटों को धीरे धीरे खत्म करने की बात, आने वाले समय में उगाही बढ़ने की संभावना। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कारोबार बढ़ने के संकेत हैं। सर्वे के मुताबिक वेतन आयोग की सिफारिशों का असर महंगाई पर नहीं पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं बोल रहा आकाश चौधरी रुद्रपुर से। हाँ। हम नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप जो है जो हमारे हिस्से में आएगा आप वो जो है सारा का सारा सुरक्षा बजट में जो है इसको दे दो। रक्षा बजट जो है दोगुना कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमसे चल रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रक्षा बजट बढ़ना चाहिए, ये हमारा कहना है। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, लोगों को इस रक्षा के विषय में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो आपने जैसे कॉलर के द्वारा सुना और मैंने जब फेसबुक पर ये डाला, सोशल मीडिया पर भी हम इस पे बिंदास करने जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि इस बजट को बढ़ाओ, जबकि इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि रक्षा का बजट बढ़ा के हम गरीब के मुंह का निवाला छीनते हैं। अभी अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका ने F-16 फाइटर बॉम्बर्स पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान का पूरा उद्देश्य यही है कि भारत को जिस तरीके से भी हो सके भारत को तोड़ दो, और वो तोड़ने के लिए वो बॉर्डर पर और अपने देश में अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इतना बढ़ा रहा है कि शायद विश्व में तीसरे नंबर पर हो जाए। तो जब हमारा पड़ोसी देश जो कि हमारे खिलाफ और हमारे देश को तोड़ने के लिए तैयार है, तो हम अगर यह तैयारी नहीं करेंगे तो बाकी क्षेत्र में जो बजट का उद्देश्य होता है कल्याण के मेजर्स का, उत्पादन के मेजर्स का और विकास के मेजर्स का, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। बेसिक तो ये है कि आप देश में सुरक्षित रहें। अगर आपका देश सुरक्षित है, आपके यहाँ व्यवस्थाएं ठीक हैं, तभी ये सब प्रोग्रेस हो सकती है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो मुद्दा है कि सीमा, मतलब आप जो बात कर रहे हो सीमावर्ती सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इंटरनल सुरक्षा में भी बजट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश के विरोधी ताकतें बहुत जबरदस्त पहल फैला रही है और बड़े पैमाने पर उनको अंडरवर्ल्ड से और विदेश से इतना मोटा पैसा आ रहा है कि सरकार के पास उसका उपाय करने के लिए उतना बजट नहीं है। जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, अभी आप देखिए पठानकोट में जो बाहर का हमला हुआ अल्टीमेटली तो आके देश में होता है, इसको देश टैकल करता है। वहाँ पर जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड थी, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड थी और वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉयड थी। इनका जो स्किल का अपग्रेडेशन है, वेपन सिस्टम का अपग्रेडेशन है, इनके जो मशीन्स का अपग्रेडेशन है और जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है, यह भी इसी में आता है। और इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है, आपको मैं एक बात चौंकाने वाली बताऊं, आज के दिन में भारतीय थल सेना में तकरीबन 10,000 अफसरों की कमी है। ये वो अफसर हैं जो कि ग्रास रूट कटिंग एज लेवल पर हैं, क्योंकि यही अफसर हैं जो कि लीड करते हैं असॉल्ट को और काउंटर करते हैं एनिमी का थ्रेट। इन सब बातों को मद्देनजर देखते हुए यह रक्षा का जो पहलू है और सुरक्षा का जो पहलू है, इस पर जो बजट की अहमियत है ये बहुत ज़्यादा होती है। और ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है देश की किसी विकास के लिए, और विकास ही देश के बजट का एम होता है। कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप आपकी प्रतिक्रिया अगर फोन के द्वारा हम तक नहीं पहुंचा सकते तो आप अपनी सोशल मीडिया के द्वारा भी इस बात को पहुंचा सकते हैं। बिंदास बोल का हैशटैग करिए और आपकी बात को आप रखिए, हम उसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए, काफी दिनों बाद कॉल किया आपने। जी सर, हाँ, मैं सऊदी अरब था, उम्रा करने के लिए गया था, इसलिए सर आज वो बजट के लिए बात चल रही, मेरे मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन आज साध्वी जी ने अभी जो बोला कि मुसलमानों की सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, तो सर हिंदुस्तान की मैं साध्वी जी से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सब मुसलमान ऐसे नहीं है कुछ गिने चुने जो आजम खान है, वो फिर हैदराबाद के अपने बहुत खतरनाक बोलने वाले लोग हैं, वो लोग हैं, हम लोग नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन ये हमारे बहुत अच्छे कॉलर है। मैं इनको कहूँगा कि ये दोबारा कॉल करें, हम इनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि वंदे मातरम कहने वाले जो मुस्लिम हैं उनको हम अपना मंच देना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं बजट का, आम आदमी से जुड़ा हुआ, देश के आम जनता से जुड़ा हुआ, और उसी में महत्वपूर्ण किसान, सैनिक और धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये बजट कैसा हो, ये आज का मुद्दा है। बाकी बजट का विश्लेषण तो आपके सामने चैनल पर अन्य समय में होता ही रहेगा, लेकिन 3 मुद्दों पर फोकस हम चर्चा करें। हमारे साथ कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए, आपका पहले कॉल कर डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ सर, हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वो जेएनयू के बारे के उसके बारे में बोलना चाहता हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के इतने नेता है, मुसलमान नेता, किसी हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी खिलाफ वो लोग बोले हैं कि जिसकी सीमा पार कर दी उन लोगों ने। तो क्या ये आजम खान है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, असरुद्दीन ओवैसी है, जिससे बड़े बड़े नेता है मुसलमान, किसी एक को तो आगे आके ये बोलना चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ क्या कर रहे हैं। वो तो ठीक, लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आ गए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, हमारे देश के खिलाफ अगर नारा लगाता है उसको तो सजा दी जाए, लेकिन उससे ज्यादा सजा उसको दी जाए कि जो उनका समर्थन करते हैं। उन नेताओं को देशद्रोह का दाखिल करके उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी जी है, देश सलामत है। बाकी आप जो सोच रहे हैं सर, ये नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है, हर मुसलमान ऐसा नहीं है कुछ गुने लोग जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हमारा तो ये, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मेरा हमारा तिरंगा है सर, वो इस्लामाबाद के ऊपर ले जाना चाहिए, मेरी ये तमन्ना है। और हमारी सेना शहीद होती है। ये राहुल गांधी जी हर गरीब के घर जाते हैं, किसी के घर जाते, किसी सैनिक के घर जाके उन्होंने उनको आश्वासन दिया। वो प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं हमारे देश के लिए। हम रात को भरी नींद में सोए होते हैं। हमारे सैनिक, सेना जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर सब हमारा फेरा भरती है और हमारे को हमारी हिफाजत करती है। आप जैसे कितने मुसलमान हैं जो वंदे मातरम बोलते हैं? क्या कितने मुसलमान हैं आप जैसे जो वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं? मैं बोलता हूँ भारत माता। मेरे फेसबुक पे आप देखिए, न्यूज पे मैं आपके फेसबुक के अभी ओवैसी आजम खान की बात ले लीजिए। पीछे कमलेश तिवारी का मैटर हुआ, आजम खान ने कहा कि सारे हिंदू नामर्द है। हिंदू इतना बड़ा मामला हो गया। हिंदुस्तान में हर नागरिक मर्द है और हिंदुस्तान का हर नागरिक मर्द। तो कितने मुसलमान इस बात को स्वीकार करते हैं? आप बोलिए। आप देखिए अभी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, पाकिस्तान के रोज झंडे फहराए जाते हैं। देश को तोड़ने की इतनी सारी साजिशें मुसलमान लोग कर रहे हैं, तो फिर कैसे मान ले कि वफादार है मुसलमान देश के लिए? कर रहे हैं वो कौन है ये आप देखिए ना, समर्थन कौन कर रहे हैं? हिंदू कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि कौन है? मुसलमान है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण पूछना है। जैसे मनीष तिवारी को मैंने पूछा था और मनीष तिवारी ने कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं, वैसे राहुल को भी मैं चलते चलते मैं ये बात जरूर पूछूंगा। कॉल करने के लिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हम बजट पर लौटते हैं कि बजट कैसा हो। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं छपरा जिले के सेमलथरा गांव से चंदन सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, अभी जो मैडम ने कहा, साध्वी जी ने जो कहा, मैं उससे 100% सहमत हूँ। मुसलमान नेता जो हैं हमारे, जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, आजम खान हैं, ये सब लोग तो खुलेआम सर मंच पे बोल ही रहे हैं कि सब्सिडी बंद करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर जब ये लोग एक्सेप्ट कर ही रहे हैं और इस चीज का इतना ये भार कर रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पे, तो फिर क्या मतलब है? इनकी सब्सिडी बंद ही कर देनी चाहिए ये लोग जब कह ही रहे हैं। बिल्कुल, आपका ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री तक जा रहा है, देश के अर्थमंत्री तक भी जा रहा है कि हिंदुस्तान क्या कह रहा है। देश के मंदिरों में जाने वाले पैसे से
टैक्स तो सरकार लेती है, लेकिन उस टैक्स का उपयोग जब मस्जिदों में पढ़ाने वालों को सैलरी देने के लिए होता है, तो दान पेटी में, मंदिरों के दान पेटी में डालने वाला पैसा जब पैसा डालता है तो उसको ये पता नहीं है कि ये पैसा चर्चेस के भी सब्सिडी में जा रहा है। इस विषय पर स्पष्टता हिंदुस्तान करना चाहता है। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सरकार का क्या इरादा है बजट को लेकर, इस पर कुछ और प्रकाश डालते हैं। क्या है बजट का सर्वे? दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों को मिलेगी गति। आर्थिक विकास दर 10% करने का पेश होगा रोड मैप। आयकर दर में बड़े बदलावों की उम्मीद कम। कर छूट में कटौतियों पर कैंची चलाने के पक्ष में वित्त मंत्री। देश में एकल कृषि बाजार के गठन पर अहम नीति की उम्मीद। देश में कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया होगी आसान। जीएसटी लागू करना अहम प्राथमिकता। किसानों को हाथ में सीधे उर्वरक सब्सिडी देने का रोड मैप। दाल और तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना संभव। स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर खास जोर। सरकारी बैंकों को दिया जा सकता है और ज्यादा फंड। सब्सिडी को सीधे लक्षित समूह तक पहुंचाने पर होगा ध्यान। श्रम सुधार पर अब बात नहीं, काम होगा। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, आपके इस प्रस्तुति के बाद सोशल मीडिया पर जो लोग इस वक्त कार्यक्रम देख के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने आपके इस मुद्दे को उठाया है कि सेना वाला विषय कैसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मैं आपसे पिछली बार आपसे जब भी बात की थी तो उसमें मैंने आपको अंतर्गत सुरक्षा के बारे में कहा था, उस पर हम जरा लौटते हैं और ये कहते हैं कि भारत में पुलिस सुधार जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। आतंकवादी तो AK-47 और अब तो उसके आगे की भी SLR बंदूकें लेकर आता है और फायर करता है, और हमारे पुलिस के पास आज भी 12 बोर की वही पुरानी बंदूकें ब्रिटिश के जमानों की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आंतरिक सुरक्षा में के तमाम पहलू हैं, लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग है, उनका जो इक्विपमेंट है, उनके वेपन सिस्टम है, ये जो आप बता रहे हैं, मैंने भी देखा है पुलिस वालों के पास 303 राइफल है, और ये 303 राइफल ये सेकेंड वर्ल्ड वार विंटेज की है। जो ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वार विंटेज के माने कि ये 39 के पहले बनाई गई थी, और वो आज भी इनके पास है, और इनके पास उसके एम्यूनिशन नहीं है जिससे कि ये इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और एक मैं और आपको बताना चाहता हूं कि तमाम ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर पुलिस वालों को एम्यूनिशन नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक बार गन दी गई एक DIG ने अपने सिपाहियों को, और वो फायर ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी कमी है, और इस कमी का भी जो खामियाजा है वो आंतरिक सुरक्षा पर आता है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बजट होना चाहिए, उसके लिए वेपन इक्विपमेंट होने चाहिए, सेंसर्स होने चाहिए, और अति आधुनिक उसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्टिंग गैजेट्स होने चाहिए। ये बहुत आवश्यकता है और इसको हम टाल नहीं सकते हैं। एक मैं और बताना चाहता हूं, अभी हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बहुत कमी है, और इसके लिए जो 24 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से लेने, उसका दाम है $7 बिलियन, और पिछला बजट हमारा $40.4 बिलियन था। तो ये इतनी बड़ी कमी है, और इसी के साथ साथ 7th पे कमीशन है। तो सरकार के सामने इस बजट में बहुत बड़ी चुनौती है रक्षा बजट को लेकर के, और रक्षा बजट में जो पिछले 10 साल की कमियां हैं उसको तो पूरा करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमको मेक इन इंडिया का प्रोग्राम ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन ये खरीदने से जो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर जाता है उसको भी कम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो मोदी जी ने चलाया है, अगर यह सफल हो जाता है तो हो सकता है अगले 10 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, इस चीज के लिए मुझे बहुत बड़ा फख्र है। और सबसे बड़ी बात सर, अगर जो कहते हैं कि एक मुसलमान अगर कोई गलत है तो सिर्फ उस तक सीमित रहना चाहिए, सबका नाम ना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि किसान रहेंगे तभी तो हम सही से फूलेंगे, फलेंगे, खाएंगे, पिएंगे। चलिए, धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि एक ही मुद्दे पर बात करें,
तो और नए मुद्दे पर बात करें, जो बात हो चुकी है उस मुद्दे को ना उठाए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जी हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं बजट के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं ये बोलिए। कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत गाँव में बसता है। और मैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से एक अपेक्षा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके आदर्श जो दीनदयाल जी उपाध्याय, इनके आदर्श से, इनकी विचारधारा में दीनदयाल जी ने कहा था कि जब तक इस देश का पिछड़ा व्यक्ति, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, इस सरकार को बात को ध्यान में रखते हुए गाँव, गरीब और किसान के उसके अंदर ये बजट होना चाहिए। हमारा भारत गाँव में बसता है। किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसको जो डायरेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे आज गैस की सब्सिडी डायरेक्ट खाते में जाती है, वैसे ही किसानों को जो भी फायदा मिलता है वो डायरेक्ट किसानों के खातों में चल जाना चाहिए। और हमारी कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि अगर मजबूत होगी तो हमारा भारत मजबूत होगा। हमारे भारत के लोग जो गरीब है, आज गरीबों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर होगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। अंत्योदय की बात होनी चाहिए और अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। मैं साध्वी देवा ठाकुर जी के पास चलता हूँ। साध्वी जी, जो गरीबी है, ये गरीब लोगों को क्रिश्चियन मिशनरी टारगेट करते हैं धर्मांतरण के लिए और उनके उस आर्थिक कमी को टारगेट करके उनको धर्मांतरित करते हैं। इस विषय पर आप कुछ कहेगी? हाँ बिल्कुल, आज देश में सबसे बड़ी बीमारी ये इसलिए भी मुझे लगता है कि जो जात पात हमारे देश में फैली हुई है। कुछ लोग अपने आप को जाति के बंधन में बांध के उससे आज़ाद होने के लिए भी दूसरे धर्मों को अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा कारण है पैसे के लिए। जो लोग ऐसा करते हैं, मैं मानती हूँ, जो अपने धर्म के नहीं हो सकते वो किसके हो सकते हैं। और इतनी आज के समय में स्थिति है, मैं इस्कॉन मंदिर की भी बात करूंगी इसके साथ साथ, कि आज हमारे देश का हम उस पर बात तब करेंगे जब उनका प्रतिनिधि रहेगा जी। हाँ। तो आज देश में बहुत बड़ी बीमारी है कि देश में लोग अधिकतर क्रिश्चियंस बन रहे हैं। वो सिर्फ क्या पैसे के लिए, सिर्फ धर्म उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो ये बहुत निंदनीय है और इसके पीछे विदेशी ताकतें मुझे लगता है कि देश को तोड़ने का काम कर रही है। बिल्कुल, और इसलिए बजट केवल सरकार के आमदनी तक सीमित नहीं होता, समाज के व्यवस्था पर भी सीमित होता है और परिणाम करता है। और खास करके इस देश में जो कि अंतिम आदमी है उसको विचार में रखकर अब तक विचार हुआ ही नहीं जो इस सरकार से होने की उम्मीद है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय को फॉलो करने वाली अंत्योदय की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद उसको फॉलो गुजरात में कर चुके हैं, वो देश भर में अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात आम आदमी तक सरकार के फायदे की पहुंच सकती है। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, आप भाजपा के जो पूर्व सैनिक सेल है उसके प्रमुख है, जो अंत्योदय की बात है इस बात को कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि ये जो कल्पना अंत्योदय की है, ये इससे बेहतर कल्पना कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति खड़ा है समाज के उस कड़ी में जहाँ पर कि तमाम चीज़ें दुर्लभ हैं, तो अगर वो नहीं आगे आएगा तो देश का उत्थान नागरिकता के माने, स्वतंत्रता के माने, विकास के माने कुछ नहीं होते हैं। वही एक कड़ी है जिसको ऊपर लाना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो पंक्ति में सबसे पीछे और जो सबसे उपेक्षित व्यक्ति है, अगर वो ऊपर आएगा तो देश का कल्याण होगा और वही एक विकास का एक पायदान, एक जजमेंट की लाइन होनी चाहिए, वही एक परीक्षा होनी चाहिए। और ये एक लॉडेबल आइडिया नहीं है, प्रैक्टिकल आइडिया है, हो भी सकती है। मैं समझता हूँ कि इस पर जरूर इस बजट में ध्यान होगा। हमारे देश के जो राजा होते थे, जो आदर्श राजा माने गए हैं, उन सब लोगों ने इस आइडिया को ही तो बल्कि हिंदुस्तान की सोच के तौर पर इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस वक्त बाकी चीज़ें तो हुई, लेकिन ये अंत्योदय की बात कोई सोचा नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा, बात तो बहुत सही थी, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि शायद ये अंत्योदय, हमारे यहाँ पर ब्रिटिशों ने जो टैक्स प्रणाली और अर्थव्यवस्था एस्टेब्लिश की थी, उसी को आगे नेहरू ने किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो टैक्स व्यवस्था है, ये टैक्स व्यवस्था
सरकार टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि उसकी एक लीगल स्टैंडिंग है, एक कमिटमेंट है, उसकी एक ड्यूटी बनती है, वो प्रोवाइड करती है सुरक्षा नागरिकों को और फैसिलिटी, इसके लिए टैक्स लेती लेकिन है। लेकिन लेकिन ये मैं आपकी बात को थोड़ा सा जोड़ के, क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो कि करीब 250 साल से दुनिया भर में इस फॉर्मेट पे अर्थव्यवस्था चल रही है जिस पे आज हिंदुस्तान चल रहा है, उसके पहले ये नहीं थी? भारत में टैक्स व्यवस्था के बारे में चाणक्य ये कहते हैं कि सरकार ने टैक्स ऐसा लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी किसी फूल पर बैठकर उसके परागकण से टैक्स के तौर पर हम तुलना के दृष्टि से वो लेती है। तो क्या ब्रिटिशों ने इस देश में टैक्स लगाया और शोषण के लिए लगाया था, और ब्रिटिशों के जाने के बाद भी आज जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारी, ये एक वर्ग का निश्चित तौर पर शोषण तो करती है। मैं समझता हूं जो मेरा सवाल यह है कि क्या हमने वैकल्पिक अर्थव्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टैक्सिंग सिस्टम देखा जाए डेवलप्ड कंट्रीज का, तो वहाँ पर टैक्स के नेट में टैक्स देने वाले उनका जो परसेंटेज है वो भारत से कम 10 गुना डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा है, हमारे यहाँ वो कम है। और इसमें मैं ये देखता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी दिल्ली में एक एलपीजी कनेक्शन का सब्सिडी के तरीके से जो इलेक्शन हुआ था, उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने फ्री बांटे थे, लेकिन उसको लेने के लिए कोई एक सर्टिफिकेट की जरूरत थी कि ये गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन जो लोग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर गए, अपनी बड़ी बड़ी कारों में गए, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया और वो फ्री में एलपीजी का कनेक्शन लिया। मैं कहता हूं कि ये राजनीतिक कारणों से ये सब चीजें शायद अभी अछूती पड़ी हैं, इसको करने की आवश्यकता है। इसलिए एक अर्थ क्रांति की जरूरत है। हम लोगों ने डॉक्टर अनिल बोकील, इनसे हमारा लंबा संवाद चल रहा है, और भारत में एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के तौर पर जो अर्थ क्रांति का मुद्दा अनिल बोकील जी ने उठाया है, उस मुद्दे पर आने वाले दिनों में हम एक बड़ा अभियान हिंदुस्तान में लेकर आने वाले हैं, जो कि हिंदुस्तान की जो वर्तमान टैक्स प्रणाली है, जो ब्रिटिशों ने इस देश के लोगों को शोषण के लिए निकाली थी, उसको बदलकर हम कोई निर्णायक व्यवस्था को प्रदान कर सके। कॉलर के हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैडम भी बैठी हैं और जो मिस्टर शर्मा जी बैठे हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि जिनकी सब्सिडी कम कर दी जाए मुसलमानों की, पहली तो चीज ये कि वो अब मुसलमान का इस्लाम मजहब ये सिखाता है कि जिस मुल्क के अंदर रहते हो उसकी वफादारी करो, उसके हित में क्या आता है वो उस काम को करो, और जो इस चीज को नहीं करता वो मुसलमान नहीं, चाहे आजम खान हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात, हिंदुस्तान को आजाद होने से पहले ये नहीं था कि भाई इनको सब्सिडी ना दे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये ढिमका। हिंदुस्तान को जैसे 1947 में सब लोगों ने एक साथ मिलकर आजाद किया था, मेरा मानना यह है कि हम सबको आज भी एक साथ जुड़कर, एक साथ चलकर हिंदुस्तान के जो भी नुकसान पहुंचाता है उसका सामना करना चाहिए। उसमें कोई हिंदू नहीं है, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, और जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाता है वो मुसलमान नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन इस्लाम मतलब ये कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसकी वफादारी करो। तो ये सारी चीजें बेकार है, किसी के हक में नहीं है कि जो हिंदू दे या कोई मुसलमान दे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधी सी बात तो आपने सही कही है कि जो देश का नहीं हो सकता वो किसी धर्म का क्या हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बातें केवल कुछ कॉलर द्वारा टीवी चैनल पर कहने के बजाय लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से जमीन पर आए तो ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा, यह सवाल ही नहीं उठेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं सर आपसे बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट है, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक आरक्षण केवल अब केवल आरक्षण एक ब्राह्मणों को और एक जैनियों को बाकी रह गया है, बाकी अगर सबको ही आरक्षण मिल जाएगा तो इस दुनिया में केवल एक ब्राह्मण ही है और जैन ही एक ऐसा आदमी है जो आरक्षण से अछूत रह जाएगा। चलिए धन्यवाद। आरक्षण का मुद्दा हम अलग से उठाएंगे, क्योंकि अधूरी बात बोल के आप पूरा कन्विंस नहीं कर सकते, भ्रम फैलता है, इसलिए अधूरी बात नहीं करेंगे। साध्वी देवा के पास चलते, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की कुछ बातें अगर उनको कहनी है तो साध्वी जी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे बार बार देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं,
दूसरा, सरकार के लिए भी बोलती हूँ कि जितने हमारे हिंदूवादी संत जेल में है तो उनको तुरंत रिहा किया जाए। पर बात करिए। मुद्दे पे बात ऐसे है, अभी भी मैंने यही बोला था थोड़ी देर पहले भी, कि जो मुसलमानों को सब्सिडी दी जाती है वो क्यों दी जाए। मुद्दा हो गया, अगला कोई और मुद्दा। देश हित में आज देश चारों तरफ से टूट रहा है। आप जेएनयू की बात करते हैं, आप वहां पे उन लोगों के जहां शिक्षा के नाम पे वहां पे उन लोगों को कैसा आरक्षण, कैसी सब चीजें, जो लोग देश तोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं वहां पे उन लोगों का। कुछ कहना चाहेगी आप बजट पे? बजट पे बस मेरा इतना ही है कि धर्म को लेके, हमारे धर्म को और हमारे धर्म के लोगों को उनके हिस्से में से काट के मुसलमानों को सब्सिडी ना दी जाए। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए सर। आपको सादर प्रणाम। बोलिए। हाँ सर, आपको सादर प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, आपका हिम्मत और साहस देख के आपको सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आज तक ऐसे न्यूज में कोई नहीं दिखाता जैसा आप बोलते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा बोले, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदास बोलिए। धन्यवाद। अब केवल हमारा हौसला मत बढ़ाइए, बल्कि इस हौसले को आपके अंदर लाइए और आप भी बिंदास बोलिए, तो ही कुछ होगा। क्योंकि हमारी ज्यादातर समस्याओं का कारण हमारा चुप बैठना है। एक और पैकेज आपको दिखाते हैं बजट से संबंधित। करदाताओं, विदेशी निवेशकों से लेकर विश्लेषकों तक की नजर आम बजट पर टिकी हुई है। इनकम टैक्स छूट। हर नौकरी पेशा और छोटा मोटा बिजनेस करने वाला आम आदमी इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट पर बजट के दौरान नजरें टिकाए रहता है। संभावना है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। हाउसिंग लोन पर टैक्स छूट। अधिकतर लोग अपना घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं। ऐसे में हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि हाउसिंग लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ जाए। सोने पर शुल्क। सोने पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगने से सोना महंगा या सस्ता होता है, जो हर किसी को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोने का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक देश है। गांव को क्या मिला? भारत में बहुत सारे गांव हैं और सरकार आए दिन गांव को नई नई सुविधाएं देने की बात कहती है। बजट में गांव को मिलने वाली सुविधाएं भी लोगों का ध्यान बजट की ओर खींचती हैं। रोजगार एवं नौकरी। देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। उन सभी को बजट से ऐसी घोषणाओं की उम्मीद रहती है जो उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा कर सके। सस्ती वस्तुएं। बजट में कई तरह के शुल्क की घोषणाएं होती हैं, जिसके चलते हर व्यक्ति ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि इन घोषणाओं से क्या-क्या चीजें सस्ती हुई। महंगी वस्तुएं। बजट की घोषणाएं ही कई चीजों पर शुल्क लगाकर उन्हें महंगा भी कर देती हैं, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। शिक्षा। देश में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो शिक्षा से जुड़ी हर घोषणा में खुद के लिए कुछ खास मिलने की उम्मीद करता है, जैसे नए कॉलेज, नए प्रोजेक्ट आदि। ढांचागत सुविधाएं। किसी भी देश का विकसित होना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाओं पर नजर बनाए रखना आम आदमी के साथ साथ व्यापारी वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। विदेशी निवेश। विदेशी निवेश देश में आने से कई सारे फायदे होते हैं तो कई नुकसान भी। एक ओर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी ओर बड़े बड़े मॉल खुलने से छोटे व्यापारियों को नुकसान भी हो सकता है। इन सभी के चलते एफडीआई पर सभी की निगाहें रहती हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए। वंदे मातरम। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर, मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात करना चाहता हूँ। हाँ। इस देश में सब धर्म के लोग रहते हैं, सब धर्म सम्मान करते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है कुछ लोग इस देश के लिए जो पक्ष वाले हैं, पार्टी वाले हैं, वो दोस्त दूसरे लोगों को भड़का कर ये देश का हालत बिगाड़ना चाहते हैं कुछ स्वार्थ के लिए। लेकिन यहाँ पे जो भी हिंदू मुसलमान सब लोग हैं तो भाई रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है पार्टी में उस पार्टी के लिए जो सीट के लिए जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर, उन लोगों को सरकार कुछ तो रोक लगाए। मैं जानता हूं कि लोगों के मन में फिलहाल बाकी मुद्दे ज्यादा है, लेकिन बजट जैसा मुद्दा बिंदास में जनरली हम नहीं लेते, लेकिन साल में एक बार आने वाला ये विषय
अन्य भी पहलुओं पर कैसे परिणाम करता है, ये दिखाने के लिए आज का मुद्दा हमने लिया था। बीडी मिश्रा जी के पास चलते। मिश्रा जी, कुछ आपका आप जो रखना चाहते हैं देश के सामने, वो कुछ बचा हो तो आपके पास आधा मिनट है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, वो ये है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसकी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो डिफेंस सेक्टर में है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं बहुत कॉस्टली हैं और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए पिछली बार 2,46,727 करोड़ रुपए दिए थे बजट के लिए, डिफेंस बजट के लिए। उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत कम बचा था और जो इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ा है। तो मैं ये समझता हूं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को डिफेंस सेक्टर के लिए 100% उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिट हो और इसके लिए जो भी कारपोरेट टैक्स में जो भी सुधार करना है वो किया जाए, इनकम टैक्स ऑन रॉयल्टी वो उस पर सुधार किया जाए, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इसको ठीक बनाया जाए और लास्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको ठीक किया जाए। मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, उससे हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आप दोनों का आभारी हूं, आपने टाइम निकाला आज के बिंदास में आए। दर्शकों का भी आभारी हूं, लेकिन कुछ मुद्दे दर्शकों की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में पूछे गए। उसमें एक मुद्दा है कि जैसे डीजल की प्राइस बढ़ने पर बाकी महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन पिछले दिनों से डीजल और पेट्रोल की कीमतें इतनी घटी है लेकिन वो महंगा ही नहीं घटी है। इस पर भी सरकार ने कुछ करना चाहिए। साथ साथ में गाय के कत्ल करने वाले जो कत्लखाने हैं उनके कुछ इक्विपमेंट्स पर सरकार सब्सिडी देती है और उनके एक्सपोर्ट पर भी देती है। हालांकि सरकार का खुलासा है कि इसमें गाय नहीं भैंस के बीफ पर दी जाती है। और धार्मिक क्षेत्र के जो संस्थानें हैं जो कि कल्चरल एक्टिविटी करते हैं या जन उपयोग की कार्यक्रम करते हैं, ऐसे लोगों को भी उनको मिलने वाले डोनेशन पर टैक्स देना पड़ता है, जो कि ना देना पड़े, इस दिशा में भी सरकार से उम्मीद की जाती है। आज के बिंदास में आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसको हम इस वीडियो को आज के बिंदास के प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। आज ये कार्यक्रम भले यहाँ पर खत्म हो रहा हो, लेकिन इस विषय पर जो चर्चा चल रही है हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर, उसको हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।